Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum to all of you. Today we are going to start Death of Salesman by Arthur Miller. This novel belongs to American literature, and this novel is a tragedy of a lower middle class salesman who is an idealist and believes that being well liked is the key to success in the world of business. ये नावल हमें बताता है कि इस मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में सिर्फ चार्मिंग पर्सनैलिटी का होना ही वो नहीं है, कामयाबी की ज़मानत नहीं है, आपको हार्ड वर्किंग होना ज़रूरी है. The play is about the problem of settlement in the big industrialist country like America. Arthur Miller in The Death of Salesman has tried to point out that in this modern age or the materialistic age in the country like America, problem of settlement is an important one, and in order to be settled one needs to be very hard working and practical rather than being a dreamer or idealist. विले लोमैन जो कि करेक्टर है डेथ ऑफ सेल्समैन में सेल्समैन इज वो इस नावल में आइडियलिस्ट होता है और एक ड्रीमर होता है कि जी वो उसके बेटों की उसकी खुद की चार्मिंग पर्सनालिटी ही कामयाबी की ज़मानत है. बट क्या होता है कि रियलाइजेशन ऑफ द ट्रूथ दैट ही विले हिमसेल्फ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फेलियर ऑफ हिज फैमिली and himself compels him to commit suicide and make amends for what he has done to his family by raising insurance money so that his son Biff and Happy may start some business with the money and get settled somewhere which they had been incapable of doing for want of money. तो क्या होता है कि जब उसको विले को ये रियलाइज़ होता है कि वो अपनी फैमिली का और अपनी खुद की फेलर का जिम्मेदार है, तो वो क्या करता है कि वो सुसाइड कर लेता है ताकि उसकी जो इंश्योरेंस के पैसे अब मिलें तो उसके बेटे उनसे उन पैसों से बिजनेस स्टार्ट करें. ही कमिट सुसाइड एंड विद द डेथ ऑफ सेल्समैन प्ले रीड्स टू एन एंड. उसकी डेथ के साथ ही ये प्ले एंड हो जाता है. तो इसके करैक्टर देख लेते हैं. The first character is Ville Loman, an insecure, self-deluded traveling salesman जिसका यही ख्याल है कि कामयाब होने के लिए सिर्फ हैंडसम पर्सनालिटी का होना ही ज़रूरी है. देन फिर उसके दो बेटे हैं, बिफ लोमैन एंड हैप्पी लोमैन. जो बिफ है वो 34 ईयर्स ओल्ड सन है. वो क्या था कि अपने कॉलेज के दौर में वो एक फुटबॉल प्लेयर था और अच्छा खासा हाई स्कूल के दौर में अच्छा खासा हैंडसम था. लड़कों में उसकी मकबूलियत थी, इवन लड़कियों में उसकी फ़ैन फॉलोइंग बड़ी ज़्यादा थी. फिर हैप्पी लोमैन है, वो 32 ईयर्स ओल्ड यंगर सन है, वो बीफ से छोटा है. देन उनकी मदर है लिंडा लोमैन, विलीज लॉयल वाइफ, लविंग वाइफ. लिंडा सफ़र थ्रू विलीज ग्रैंडिनॉइस ड्रीम एंड सेल्फ डेल्यूजन. उनकी जो उनके बेटों की अपने हस्बैंड की जो एक सोच है एक ड्रीमर वाली, वो उन सब से ज़्यादा लिंडा को सफ़र करना पड़ता है. देन फिर इसमें सम माइनर करैक्टर्स आते हैं. चार्ले विले नेक्स्ट डोर नेबर, तो वो जो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन का वो फादर है. बर्नार्ड इसका बेटा है. बर्नार्ड इज ए चार्ले सन एंड एन इम्पोर्टेंट सक्सेसफुल लॉयर एंड बिजनेसमैन. देन नेक्स्ट कैरेक्टर आता है बेन विले, वेल्थी ओल्डर ब्रदर. विले का ये भाई है. द वुमन एक कैरेक्टर आता है, विलेज मिस्ट्रेस व्हेन हैप्पी एंड बिफ वर इन हाई स्कूल. जब उसके विले के बेटे हैप्पी एंड बिफ हाई स्कूल में थे तो ये औरत विले की मिस्ट्रेस थी. देन एक करैक्टर आता है होवर्ड वैगनर, विलेज बॉस. ये विले का बॉस होता है. देन स्ट्रैंगली आता है, स्टैनली अ वेटर एट फ्रैंक्स जॉब हाउस. देन मिस फोरसाइथ एंड लेटा, द यंग वुमेन होम हैप्पी एंड बिफ मीट एट फ्रैंक चॉप हाउस. ये दोनों कॉल गर्ल्स होती हैं. देन जेनी है, जेनी चार्ली सेक्रेटरी, चार्ली की सेक्रेटरी है. अब इसकी समरी स्टार्ट करते हैं. ये स्टोरी इस प्ले में एक
अनसक्सेसफुल पर्सन की है, विले लोमैन की। इस प्ले में राइटर हमें सुपर पावर अमेरिका में इंसानी कदरों की बेहुरमती की स्टोरी बयान करता है कि कैसे वो ह्यूमैनिटी लेवल को इग्नोर कर रहे हैं, जहां इंसान की कोई कदर नहीं, सबसे ज़्यादा अहमियत पैसे की है। प्ले का हीरो जो है विली लोमैन एक आम सा शख्स है जो ये बिलीव रखता है कि ज़िंदगी में कामयाबी के लिए हैंडसम पर्सनालिटी का होना ज़रूरी है, और वो अपने बच्चों बीफ और हैप्पी को भी इसी आइडियोलॉजी के तहत उनकी परवरिश करता है। लेकिन क्या है कि ज़िंदगी के आखिरी मोड़ पे उसे एहसास होता है कि हैंडसम पर्सनालिटी का होना कोई कामयाबी की ज़मानत नहीं है, बल्कि दौलत इस दुनिया की सबसे बड़ी हकीकत है जिससे हुस्न, शोहरत और सब कुछ खरीदा जा सकता है। प्ले के आगाज़ में विले लोमन एक थका हुआ वो एक सेल्समैन है जो अपने घर रहता है और मुख्तलिफ शहरों में अपनी कंपनी की प्रोडक्ट्स की प्रमोशन के लिए जाता रहता है। इसकी बीवी इसे मशवरा देती है कि वो अपने बॉस हॉवर्ड वैगनर से बात करे कि उसे अपने शहर न्यूयॉर्क में ही कोई काम दे दे। विले लोमन अपने बड़े बेटे बीफ के बारे में शिकायत अपनी बीवी से शिकायत करता है कि वो ज़िंदगी में कुछ भी नहीं बन पाएगा। इसकी बीवी इसे हौसला देती है। इसके बाद विले लोमन किचन में चला जाता है। विले के दोनों बेटे हैप्पी एंड बीफ साथ वाले कमरे में अपने पेरेंट्स की ये कन्वर्सेशन सुन रहे होते हैं। परेशानियों की वजह से विली को खुद से बातें करने की आदत पड़ गई है। चनाचा किचन में भी वो ऊंची आवाज़ में अकेला बातें करता रहता है। फिर वो अपने पास्ट में खो जाता है जब वो अपने बेटों की तारीफ़ किया करता था क्योंकि उसके बेटे बहुत ज़्यादा हैंडसम थे, जबकि इनके नेबर चार्ली का बेटा बर्नार्ड जो बीफ का क्लास फेलो था वो बस एक मामूली सी पर्सनैलिटी थी उसकी। इसके बेटे लड़कियों में ज़्यादा मकबूल थे लेकिन पढ़ाई में कमज़ोर थे। इसने इनकी जो खामियां थी उनकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दी। वो हमेशा यही समझता रहा कि अपनी ये हैंडसम पर्सनालिटी की बिना पर ही वो कामयाब हो जाएंगे। वो ना सिर्फ एजुकेशन में कोई सक्सेसफुल नहीं रहे बल्कि अपने इखलाकी कमज़ोरी में मुबतला हो गए। करैक्टर वाइज उनका करैक्टर कमज़ोर हो गया। इन पास्ट को याद करते हुए विली को अपनी एक पुरानी लवर की आवाज़ भी सुनाई देती है जिससे वो नई सॉक्स का एक जोड़ा बतौर गिफ्ट देता था। लेकिन इसकी जो अब बीवी है लिंडा लोमैन, वो अपनी पुरानी जुराबों को ही दोबारा से पेवंद लगाकर इस्तेमाल कर रही होती है। उसे अपने भाई बेन की भी आवाज़ सुनाई देती है जो अलास्का में जाकर बहुत दौलतमंद शख्स बन गया था। फिर प्ले का जो सीन है वो प्रेजेंट की तरफ आ जाता है जहां हैप्पी और बीफ अपनी मदर लिंडा से अपने फादर की जहनी हालत के बारे में बात कर रहे होते हैं। इस दौरान विली भी वहां आ जाता है और इनके दरमियान फिर लड़ाई शुरू हो जाती है। आखिर एंड पे हैप्पी ये एक तजवीज़ देता है कि विले और बीफ को स्पोर्ट्स के सामान का कारोबार शुरू कर देना चाहिए और पैसों के लिए वो बीफ के एक पुराने बॉस से उधार लेने का प्रोग्राम बनाते हैं। इस तमाम बहस के बाद वो सुलह कर लेते हैं और सोने के लिए चले जाते हैं। फिर प्ले के दूसरे एक्ट में हम ये देखते हैं कि विले अपनी बीवी के साथ बड़ी खुशी से नाश्ता कर रहा है। रात को उन्होंने जो प्रोग्राम बनाया था कि बिज़नेस का, विले इससे खासा मुतमिन नज़र आ रहा है। फिर इसकी बीवी से बताती है कि आज रात इसके बेटे उसे डिनर के लिए एक रेस्टोरेंट ले जाना चाहते हैं। विले ये सुनकर बहुत खुश होता है और फिर ऑफिस चला जाता है। ऑफिस में विले अपने बॉस हॉवर्ड से मिलता है जो टेप रिकॉर्डर पर अपने बीवी बच्चों की आवाज़ें सुन रहा होता है। विले उससे ये रिक्वेस्ट करता है कि उसे न्यूयॉर्क शहर में ही कोई काम दे दिया जाए, लेकिन हॉवर्ड इनकार कर देता है और इसे जॉब से ही निकाल देता है क्योंकि विली अब बूढ़ा हो गया था और उसके लिए कोई मुनाफा नहीं कमा रहा था। यूं विले को अपनी 35 सालों की खिदमात का कंपनी की तरफ से कोई सिला नहीं मिलता। दरअसल विले सारी उम्र यही समझता रहा कि अच्छी पर्सनैलिटी के बलबूते पर ही इंसान तरक्की कर सकता है, लेकिन असल में वो ये भूल गया था कि इस जदीद मटीरियलिस्टिक दौर में तरक्की के लिए दौलत की ज़रूरत होती है, पैसों की ज़रूरत होती है। इसके जो नेबर चार्ली का बेटा बर्नार्ड था वो एक कामयाब बिजनेसमैन था, जबकि इसके अपने बेटे उसी तरह की नाकामियों से दो चार थे जैसे वो खुद। फिर उसी शाम विले अपने बेटों के साथ डिनर के लिए एक रेस्टोरेंट में जाता है। हैप्पी वहाँ पहले ही पहुँच जाता है और इसकी मुलाकात एक कॉल गर्ल से होती है।
कुछ देर बाद बीफ भी वहाँ आ जाता है और इसे बताता है कि वो कर्जा हासिल करने में नाकाम रहा है क्योंकि इसके पुराने बॉस ने तो इसे पहचानने से ही इनकार कर दिया था। हैप्पी इस कॉल गर्ल को एक और कॉल गर्ल को बुलाने के लिए कहता है। इस दौरान विले भी वहाँ आ जाता है और बीफ और हैप्पी इसे कर्जा हासिल करने में नाकामी के बारे में बताते हैं, जिस पर विली को बड़ा गम होता है, उसे दुख होता है क्योंकि उसे खुद भी नौकरी से निकाल दिया गया था। कुछ देर बाद दूसरी कॉल गर्ल भी वहाँ आ जाती है और हैप्पी और बीफ दोनों कॉल गर्ल्स के साथ वहाँ से चले जाते हैं और विले को अकेला छोड़ जाते हैं। इस मौका पर विले फिर अपने पास्ट में खो जाता है जब वो अपनी महबूबा के साथ एक होटल के कमरे में मौजूद था और दरवाजे पर नॉक होता है तो वो अपनी महबूबा को, जो उसकी लवर है, उसको ज़बरदस्ती वॉशरूम में धकेल देता है और दरवाज़ा ओपन करता है। दरवाजे पर बीफ होता है और विले इसे कमरे से बाहर रखने की कोशिश कर रहा है। बीफ जो है वो अंदर आने की कोशिश करता है लेकिन विले उसे रोकने की कोशिश करता है कि वो अंदर ना जाए, लेकिन वो ज़बरदस्ती कमरे में आ जाता है बीफ और अपने फादर को बताता है कि वो मैथ के पेपर में फेल हो गया है और इसके साथ वो अपने मैथ के टीचर की नकलें भी उतारता है, पैरोडी करता है उसकी, जिस पर विले और जो बाथरूम में मौजूद औरत है वो भी हंसने लगते हैं। विले अपने बेटे को ना मुतमिन करने की कोशिश करता है, बजाय उसे डांटने की उसको मुतमिन करने की कोशिश करता है, लेकिन बीफ इसे बातें सुनाता हुआ चला जाता है क्योंकि उसको पता चल जाता है कि कमरे में कोई और औरत भी है। फिर प्ले का जो सीन है वो फिर प्रेजेंट की तरफ आ जाता है जहां विले एक शॉक की हालत में मौजूद है और होटल के वेटर से सीड्स की दुकान का पूछता है और वहां से निकल आता है। घर में लिंडा, बीफ और हैप्पी मौजूद हैं। लिंडा अपने बेटों को डांट रही है कि उन्होंने अपने फादर को होटल में अकेला छोड़ दिया और खुद अयाशी करने चले गए। विले जो घर के बैक साइड में बीज बो रहा है वो भी दाखिल होता है और विले और बीफ दोबारा दोनों भाई आपस फादर विले और बीफ दोबारा झगड़ने लगते हैं। तब कुछ देर बाद सिवाय विले के सभी सोने चले जाते हैं। विले खुद से बातें करता है कि $20,000 की इंश्योरेंस की रकम बीफ को नया कारोबार शुरू करने के लिए काफ़ी होगी। अचानक वो उठता है और कार तेज़ी से चलाता हुआ निकल जाता है और सुसाइड कर लेता है ताकि इसकी इंश्योरेंस की रकम से इसके बेटों के मसाइल हल हो जाएं। यहाँ पे ड्रामा ये प्ले एंड हो जाता है। इसके एंड पे हम देखते हैं कि बिल्ली के जनाजे में बहुत कम लोग आते हैं और सभी लोग मुख्तलिफ रिमार्क्स देते हैं। दरअसल विले की डेथ एक इंसान की डेथ नहीं थी बल्कि इंसानी वैल्यूज़ की डेथ थी जिन पर कोई भी सोसाइटी खड़ी होती है। तो ये था प्ले। अब मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।